में जाएंगे और आप सारे ये कह रहे होंगे, ये जो आप लोग होते हैं ना, आप कंप्यूटर टेक, कंप्यूटर नट्स, मैं सॉफ्टवेयर नट कहता हूँ, तो आप जो नट्स हैं, आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आपके ये सारे ये वॉइसेस आपके लिए हैं स्पेशली. So these are the voices of those people all over the world who are fighting to make the new reality. The pain is personal and it's deep. You may relate with many of the statements yourself. फिलहाल आप स्टूडेंट हैं, आपकी वॉइसेस क्या हैं? You can text me. आपकी वॉइसेस क्या है? मैं कुछ एक दो मिसालें देता हूँ, आप बाकी मुझे लिख सकते हैं. वैसे याकूब, आपका बड़ा बड़ा हाथ नजर आ रहा है मुझे, आप नहीं नजर आ रहे. I want to see your face. सर वो मैं माइक ऑन करना चाह रहा था. आप बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, वैसे ही नहीं, माइक ऑफ रखें अपना, वरना मैं ऑफ कर दूंगा. माइक ऑफ रखें, कैमरा ऑन. माइक ऑफ, कैमरा ऑन. मोहम्मद बिन कासिम, I really want to see you. Yes sir. I really want to see you. I saw you once and then I told you to off your video. Yes, now it's good. Now it's good. You are sitting. Okay. It's up to you now. You can off your video. अच्छा जी. So next आ जाएं. मैं इन आवाजों पे मैं बात करता हूँ जो हमारे इर्द गिर्द नजर आ रही होती है. मसलन जवाद, हम लोगों को कहते नहीं सुनते कि यार मेरा अब्बू मुझे समझता नहीं है, मैं तंग हूँ यार. मेरी जिन लोगों के घरों में डोमिनेंसी मामा की है, वो यार मामा मुझे कहती है अभी तुम बाहर लड़कों के साथ क्यों फिर रहे थे? मैं अब इतना बड़ा हो गया, आई एम अ ग्रोन अप बॉय, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे क्यों नहीं बाहर जाने देते? यार वो ताया है मेरा, वो पूरी फैमिली में उसने मशहूर किया हुआ है कि ये बच्चा तो बिल्कुल फारिग है, ये तो पढ़ता ही नहीं. हर जगह जहाँ 4 लोग बैठे होते हैं मेरी बेइज्जती करना शुरू कर देता है. अच्छा, जो देहात से ताल्लुक रखते हैं, यार अब्बा हमें को आखता रहता है भी तू पढ़ेंदा नहीं, मैं पढ़ थक गया, मर गया. अच्छा, वो एक मैटर है. ये सारी तकालीफ हैं जो नमाज नहीं पढ़ता, भाई पढ़ नमाज, फिर भी नमाज नहीं पढ़ता. अच्छा, कुरान नहीं पढ़ता, इतना तो पढ़ लिया है मैंने. फजूल किस्म के. अच्छा, और इससे ज्यादा सीवियर किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं. मसलन भाई से लड़ता है, बहन को मारता है, अम्मा की बात नहीं मानता. तो ये गिले शिकवे हर जगह रहते हैं. हर आदमी से मुतल्लिक बहुत से होते हैं. बच्चियों के लिए, इसको अभी तक आटा नहीं गूंदने आता सही, ये रोटी सही नहीं बनाती, सालन नहीं आता, कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की, पर ले घर में जाके क्या करेगी? हर वक्त घुसी रहती है किताब में, वगैरह वगैरह किस्म की बातें लड़कियों से मुतल्लिक भी होती हैं. तो ये आपके इर्द गिर्द फैली हुई ऐसी आवाजें हैं जो आप सुनते हैं तो आपको तकलीफ महसूस होती है. आप हर वक्त इसी तकलीफ में रहते हैं कि यार मुझे अहमियत नहीं दी जा रही, मुझसे प्यार नहीं किया जा रहा, मेरी बात नहीं समझी जा रही, मेरी पर्सनैलिटी को अकॉर्डिंग टू माय पर्सनैलिटी मुझे डील नहीं किया जा रहा, मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है. ये इंडिविजुअल सतह पे. अब जब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या होता है, वो कहते हैं जी हमने 23,000 एम्प्लॉयज का हमने एक क्वेश्चनियर उनसे हमने सॉल्व करवाया, हमने एक सवालनामा मुरतब किया और हमने उन्हें कहा कि आप आंसर दें. मुख्तलिफ आंसर थे, जिसके नतीजे में हमें ये मालूम हुआ जवाब के 37% लोग जो थे वो उनको ये पता था कि इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है. 20% ऐसे थे जो एक्साइटेड थे कि हमने, हाँ भाई इस गोल को हमने अचीव करना है, वी आर गोइंग टू अचीव दिस एज ऑर्गेनाइजेशन. 20% थे जिनको लाइन ऑफ साइट, यानी उनको पता था कि हमने टास्क कौन से करने हैं, कैसे करने हैं. 15% जो है वो हाई ट्रस्ट रखते थे कि हाँ भाई हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए काम करना है. 10% ऐसे थे जो फेल्ट अबाउट अकाउंटेबिलिटी, जो ये सोचते थे कि यार अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. 50% वर सेटिस्फाइड आफ्टर वर्क अकम्प्लिश्ड, और 50% ऐसे थे जो सेटिस्फाइड थे काम खत्म होने के बाद, के पास हमने कर दिया जो हमने करना था. ओके. अच्छा, इन सुकर टीम 4/11 क्लियर्ड अबाउट गोल and 2/11 यानी 11 में से 2, 11 में से 4 would be against. आगे चलें.
ये हमें आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं मोस्ट पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस टुडे आर नाइदर फुलफिल्ड नॉर एक्साइटेड, दे आर फ्रस्ट्रेटेड एंड नॉट क्लियर अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस गोल एंड प्रायोरिटीज। अब देख लें, एट्थ हैबिट है, चूंकि हम लोग अब इंडिविजुअल से स्विच करके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आ गए, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही कि कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूट्स में ना तो लोग फुलफिल्ड हैं यानी मुतमईन हैं और ना ही वो एक्साइटेड हैं। They are frustrated and not clear about organization's goal and priorities. Most of all think that they cannot change much. ऐसी की पाकिस्तान का कर लेना, कहते हैं यार इमरान खान आया, इमरान खान क्या कर, कौन सी चेंज ले आएगा, क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। हम लोग ये सोच रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। अपने हिस्से की शम्मा आपने चलानी होती है। वो क्या है कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाएं। पिटते रहे हैं आपके यार, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग, द डॉग, अंधेरा, तारीकी, शक, जुल्म, जहालत। भाई आप पिटते क्यों हो? अपने हिस्से की एक छोटी सी मोमबत्ती जलाओ, रोशन करो, रखो और चलो अपना काम करो, तो चिराग से चिराग जलता है। That's why our high pressure 24/7 era requires more than effectiveness, the 7 habits. ठीक है, effectiveness, it's the price of entry to the playing field. But for surviving, innovating, excelling and leading, we need of a new era of greatness. Effectiveness हो गई, 7 habits आपके पास आ गई, लेकिन अब आपने दुनिया में कामयाब होने के लिए ग्रेटनेस की तरफ सफर करना है। नाउ योर जर्नी इज गोइंग टू बिगिन। टू अचीव ग्रेटनेस वी नीड एन 8th हैबिट। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें 8वीं आदत चाहिए जवाद साहब, और वो 8वीं आदत क्या है? फाइंड योर वॉइस एंड इंस्पायर्स अदर टू फाइंड देयर्स। आपकी आवाज क्या है वो आपने पहचाननी है, और उसके बाद आपने दूसरों को मुतासिर करना है कि वो भी अपनी आवाज को पहचाने। इन्होंने एक, ये आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा, सर्कल बनाया है जिसके दरमियान में उन्होंने वॉइस, यूनिक पर्सनल सिग्निफिकेंस है। वॉइस क्या है? आपकी अपनी वॉइस। असद इजाज, फैसल याकूब और फरवा मुख्तार, आपकी यूनिक सिग्निफिकेंस है। यूनिक सिग्निफिकेंस क्या होता है? मुझे चैट बॉक्स में लिखें। टैलेंट, नीड, कंसाइंस और पैशन। आप इस फिगर को थोड़ा मजीद देखेंगे, आप गौर करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें महसूस होंगी, अंदाजा होगा कि ये क्या है। मोहम्मद यूनस का इन्होंने दिया हुआ है, ये स्लाइड्स वो सारी हैं जो आपको मैंने शेयर की हुई है, आप इनको देख सकते हैं। मोहम्मद यूनस नोबेल प्राइज जीता था, उसके मुतालिक इन्होंने लिखा है कि वो कौन था, बांग्लादेश से था, उसने क्या किया, क्यों किया, ये आपने खुद पढ़ना है। और book purpose. The purpose of this book is to give you a roadmap that will lead you from such pain and frustration to true fulfillment. Relevance, significance and contribution not only in your work and organization but also in your whole life. In short, it will lead you to find your voice. And thanks. So, हमने बहुत मुख्तसर सा होके इसको गुजार दिया, द पेन। अब हम आते हैं आपस में इसको समराइज करने की तरफ, और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या था। जी, पेन वो इस चैप्टर में पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में वो आप सेल्फ स्टार्ट करते हैं ना, किसी भी चीज को चलाने से पहले उसे स्टार्ट करते हैं, तो ये स्टार्ट ले रहा है। इसने आपको लेके जाना है अजमत की तरफ, और अजमत ये कहता है लीडरशिप को, कायदाना सलाहियतों को, जो हम अपनी उर्दू में अगर उसको तर्जुमा करें तो लीडरशिप क्वालिटीज की तरफ, प्रोफेशनल स्किल्स की तरफ। ये आपको ईच एंड एवरीथिंग बताएगा, हर एक छोटी छोटी जुजी का बताएगा आपको कि आपने कैसे चलना है
ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्टवर्दीनेस क्या होती है, पेन क्या है, इनसाइड आउट क्या है, आईक्यू लेवल क्या होता है, एसक्यू लेवल क्या होता है, प्रोफेशनली आपने रिलेशन कैसे बिल्डअप करना है, हर चीज आपको बताएगा। और उसके लिए उसने 2 क्वेश्चन बनाए हैं, फाइंड योर वॉइस एंड इंस्पायर अदर्स टू फाइंड देयर वॉइसेस। आप लोगों में से कोई अगर थक जाए और वो चाहे कि अब मुझे सर ना देखें, तो वो वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर सकता है। जवाद साहब, you can go with off video if you are मतलब in trouble, it's okay. Thank you sir. Welcome जी। तो पेन और दर्द क्या होता है, वो ये है कि हम लोग इस जमाने में बहुत से मसाइल का शिकार होते हैं, और कुछ लोग उसको किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, कुछ लोग उसको किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार फंसा हुआ हूँ, यह बड़ी टेंशन है। मोस्ट ऑफ यू एक दूसरे से कहते होंगे कि यार बहुत तंग हूँ, जिंदगी से तंग हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, टेंशन से सर तंग है। असद, मुझसे तो नहीं तंग ना यार। नहीं सर, वो कुछ टीचर्स होते हैं ऐसे। अच्छा, इट्स ओके, इट्स ओके। नो सर, आपका लेक्चर तो बहुत अच्छा लगता है। अरे आप ही लेक्चर होना चाहिए था इस सेमेस्टर में सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ रही है। हद कर रहे हैं जी, जवाब ऐसे ही है। अच्छा, बटरिंग इज नॉट अलाउड हियर। अच्छा जी, हम आगे चल रहे हैं, पेन से हम आगे चल रहे हैं। देखें, इंसानी जिंदगी में जब से सांस ली है, तब से ये मुख्तलिफ किस्म की तकालीफ का शिकार है। अगर हम लोगों को ग्रुप ऑफ पीपल्स बनाएं, तो हम देखते हैं कि हम उनको मुख्तलिफ एतबार से मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। मसलन आपकी क्लास है, मैं क्लास में से आपको अगर मैं ये तकसीम करना चाहूँ कि इनमें से ज्यादा बोलने वाला कौन है और कम बोलने वाला कौन है, तो आई कैन डिवाइड यू। मैं अगर चाहूँ कि क्लास में पार्टिसिपेट करने वाला कौन है, पार्टिसिपेट नहीं करने वाला कौन है, मैं एक अलग कैटेगरी बना सकता हूँ। मैं अगर ये चाहूँ कि मैं ये देखूँ कि खूबसूरत कौन है अखलाकी तौर पे, क्योंकि जिस्मानी तौर पे अल्लाह पाक ने सबको खूबसूरत बनाया होता है, तो अखलाकी तौर पे या सीरत में कौन ज्यादा खूबसूरत है, कौन खूबसूरत कम है, मैं उस तरह भी तकसीम कर सकता हूँ आप लोगों की। भाई ये कोई Oppo A3 हैज एंटर्ड है और मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा। ये Oppo A3 कौन है, आई डोंट नो। इसको कहें कि अपना नाम वाम ठीक करके आएगा तो इसको अलाउ किया जाएगा। सर अलाउ कर दें तो आप लोग नहीं यार, कौन है, मुझे क्या पता ये कौन है, अलाउ कर दूं? कौन कह रहा है मुझे? जवाब कह रहा है सर। ओके जवाब, आप कह रहे हो कि मैं अलाउ कर दूं, इससे पूछ लेना कौन है ये। अच्छा हाँ, हम इस तकलीफ का शिकार रहते हैं, और हमारी जो मोस्टली, अब अगर डिवाइड करना चाहूँ ना, मैं बहुत सारे अब मैं आप लोगों में से उन लोगों को अगर डिवाइड करना चाहूँ, तकसीम करना चाहूँ कि वो लोग जो डाउटेड हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आप लोगों के चेहरे देख के मुझे अंदाजा हो जाएगा कि फ्रस्ट्रेटेड कौन है। हमारा एक फेलो था जिसको मैंने आज पहली दफा देखा है, तो ही इज फ्रॉम दैट लिस्ट, ही कुड बी। अच्छा ओके जी, 10 मिनट रह गए हैं, ठीक है, तो आपको 5 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, पेन वो कहता है कि आप मुख्तलिफ आवाजें सुन रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोगों की जुबानों से आपको, भाई यार मैं बच्चों से बहुत तंग हूँ, मैं मियाँ से बहुत तंग हूँ, मैं बीवी से बहुत तंग हूँ, मैं अम्मा से बहुत तंग हूँ, मैं अब्बा से बहुत तंग हूँ। तो इन सारी आवाजों के दरमियान आपने अपनी आवाज ढूंढनी है कि मेरी आवाज क्या है, मेरा दर्द क्या है, मेरा दुख क्या है, मेरी तकलीफ क्या है। और जब तक आप वो दुख, वो तकलीफ तलाश नहीं करेंगे, जाहिर है आपको आपका मसला नहीं पता लगेगा। और जब तक आपको आपका मसला नहीं पता चलेगा, तब तक आप उसको सॉल्व करके आप इर्तिका की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो लीडर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो पेन है ना, उसका पता हो। देखें,
डॉक्टर वो होता है, क्योंकि लीडर डॉक्टर होता है, वो माशरे का डॉक्टर है, वो लोगों का डॉक्टर। डॉक्टर वो होता है जिसे पता हो कि यार इसको तकलीफ क्या है, पेशेंट को सब वो कर सकता है जो तकलीफ की शिनाख्त कर ले। तशखीस मर्ज हम उसे कहते हैं। तो बिना तशखीस मर्ज के मुआलजा मुमकिन नहीं। आप लोगों ने पहले पेन को समझना है, यही स्टार्टिंग है। इसमें जो सीक्वेंस रखा उसने यूनस की मिसाल दी, हम किसी और की मिसाल दे सकते हैं जिस आदमी आपको बनाने वाला है। गेट क्या है? मैट्रिकुलेशन फेल है, मैट्रिक फेल है, तो आप लोगों को शायद नहीं पता। ऐसे ही जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो पहला अमेरिकी सदर था वो मोची था। एक मोची के मसाइल आप देख लें कैसे होते हैं। जो हिटलर था वो एक आम सिपाही था। और आप इससे आगे बढ़े और बहुत सारी शख्सियात आपके सामने, पर्सनैलिटीज हैं जो उन तकालीफ में आपको नजर आती हैं जो एक नॉर्मल लोग आपके यहाँ होते हैं। जी फैजल याकूब बोले। सर एज लाइक नरेंद्र मोदी, जैसे सर वो कहते हैं कि चाय वाला था। या नरेंद्र मोदी चाय वाला था, पर नरेंद्र मोदी ने देख ले क्या क़यामत मचाई। आपके पूरे कश्मीर को किसी की जरूरत नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक उसने पूरे कंप्यूटर कश्मीर को उसने अपने साथ मिला लिया, लॉकडाउन कर दिया अपने किसी ने, उसका क्या बिगाड़ लिया। सो नरेंद्र मोदी और इस किस्म की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अच्छी बुरी आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगी। मसलन यहाँ पे लाहौर में वो है एक कहते हैं पता नहीं कौन है, वो पहले छाबड़ी लगाया करता था और अब आप वो इतना बड़ा मालिक है उसका होटल का पूरा, या सिर्फ रोस्ट वाला है शायद छाबड़ी लगाता था, या वो दही बल्लों वाला है कौन सा। तो इस किस्म की पर्सनैलिटीज आपको अपने इर्द गिर्द मिल जाएंगी जो उस तकलीफ में, उस बंच ऑफ पेन में वो अपनी वॉइस पहचान के अपना सिग्निफिकेंट क्वालिटी आपकी शनाख्ती अलामत क्या है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिलेशनिंग में बहुत बेहतर होंगे, जिनके अंदर क्रिएटिविटी होगी। कुछ ऐसे होंगे जब वो कंप्यूटर की फील्ड में जाएंगे तो वो कहेंगे कि यार हमने फ्रंट एंड डेवलपर। कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होंगे, वो कहेंगे कि हमने क्यूरीज पकड़ा करनी है, हमने जो है ना ये चेकिंग करनी है कि वेबसाइट की आप जो बनी है, जो सॉफ्टवेयर बना है, इसमें क्यूरीज कौन कौन सी आ रही हैं, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, हमने वो सारी प्रॉब्लम्स बतानी है, चुन चुन के हमने गलतियां निकालनी है। उनके अंदर वो क्वालिटी होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर क्वालिटी होगी कि यार हमने लीडर बनना है, हमने सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, हमने उसे डील करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिलेशनिंग में बेहतर होंगे, वो कहेंगे कि हमने क्लाइंट को डील करना है, हमने काम पकड़ना है। तो एक सॉफ्टवेयर हाउस की अगर आप मिसाल ले लें, सर एंड और 2 मिनट दे दीजिएगा, उससे पूछ लूंगा वो कौन है। अच्छा जवाब ठीक है। ओप्पो कौन है भाई? ओप्पो A3 कौन है, कहाँ है? बोले। जी सर, मेरा नाम एहसान है, तो मैं पुराना ही स्टूडेंट हूँ इधर का। आवाज आ रही है? जी आ रही है एहसान जी। जी म्यूट कर लो एहसान, अपना नाम ठीक है, अपना नाम चेंज करो, अपना नाम चेंज करो बच्चे। अच्छा ओके। so you guys take an example of a software house. सॉफ्टवेयर हाउस में क्या होता है? आप लोगों को अगर किसी को नहीं पता सॉफ्टवेयर हाउस का, तो वो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, आप जाने कि वो क्या होता है। सॉफ्टवेयर हाउस एक इंस्टीट्यूट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ टास्क होते हैं। उसमें फ्रंट एंड डेवलपर होता है, उसमें बैक एंड डेवलपर होता है, उसमें एक वो होता है जो क्यूरीज पकड़ रहा होता है, जो चेकिंग कर रहा होता है, रीचेक कर रहा होता है। एक वो होता है जो क्लाइंट, मैं उसको करूंगा प्रेजेंट। ये ठीक है ना? ऐसा करने की इजाजत है मुझे आपकी तरफ से या नहीं? जी सर स्टार्ट करें। जी सर स्टार्ट करें। जी ओके, तो आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। जी ठीक है। जी
हम द प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ये सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर में वो प्रॉब्लम यानी मसले को बयान करता है कि ये जो पेन है इसकी वजह क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो पेन क्रिएट होता है खास तौर पे, ये उसकी बात कर रहे हैं। जी, अब आप लोग 30 हो गए हैं। ये कहते हैं जनाब के एज ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशंस की एजेस कौन सी हैं? सिविलाइजेशंस के वो सबसे पहले बात करते हैं हंटर गैदरर, यानी सिविलाइजेशन है इंसानी तहजीब। इंसानी तहजीब का जब इर्तिका हुआ है तो क्या हुआ है वो बता रहे हैं। वो ये हुआ है बकौल उनके कि सबसे पहले इंसानों के यहाँ जो लोग थे वो हंटर थे, शिकारी। और शिकारी ये करते थे कि वो शिकार करते थे और शिकार करके खाया करते थे। उसके बाद कहते हैं कि सेकंड पे ये हुआ है, इसको स्क्रीन को बड़ा करने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ और मेरी तवज्जो इसी वजह से डाइवर्ट हो जाती है, ये मुझसे ड्रैग नहीं हो रही थी जी। सेकंड पे वो ये कहते हैं कि एग्रेरियन है, यानी शहबाज साहब आए हैं जी। एग्रेरियन है, एग्रेरियन कौन लोग हैं? जो ज़राअत करते हैं, किसान हैं जी। वेलकम ऑल, वेलकम ऑल। अब आ जाएं, एक दफा आ जाएं ताकि हम इसको बाकायदा स्टार्ट कर सकें। दूसरा चैप्टर है दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है मसला। उसकी इब्तिदा वो ये करते हैं कि इंसानी तहजीब की जब इब्तिदा होती है तो सबसे पहले जो लोग थे वो जंगली थे। और जंगली आपको पता है कैसे खाते पीते हैं? वो शिकार करते हैं। अली रजा माशाल्लाह आपको देख के खुशी हो रही है, फर्स्ट सेशन में आप नहीं थे। वो शिकार करते हैं और उसके बाद फिर लोग थोड़े मुहज़्ज़ब होते हैं, वो बस्तियां बनाते हैं, वो खेत बनाते हैं, खेतों में से वो फसलें उगाना शुरू करते हैं। ये थी दूसरी एज। एक अरसा तक ये मामला चला है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एज आई। ये 17वीं सदी के शुरू मिड में तकरीबन। और एक रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी आती है जिसको द रेनेसांस कहते हैं, फ्रांस में इनकलाब फ्रांस जिसे कहते हैं। उसके बाद ये आगे चलता है और उसके बाद इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन की तरफ लोग बढ़ते हैं। पहिया बनता है, टेक्नोलॉजी आती है और कंपनीज का दौर आता है। इंडस्ट्रियल मतलब सन्नती इनकलाब जिसे हम कहते हैं। इसके बाद ये होता है और उसके बाद दौर आता है कंप्यूटर के साथ इंफॉर्मेशन और नॉलेज का, जिसके आप लीडर हैं, कंप्यूटर साइंसेज वाले। अब नॉलेज बहुत ज्यादा है, बेतहाशा नॉलेज है। सैटेलाइट्स के ऊपर हर दुनिया की हर चीज, गूगल, फेसबुक, बिंगो, सर्च इंजन्स, वेब डोमेन्स, वेबसाइट्स, होस्टिंग्स, क्या कुछ नहीं पड़ा हुआ वेब के ऊपर, सारा कुछ वेब के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन का दौर है। उसके बाद विजडम का दौर है। इंफॉर्मेशन के बाद विजडम का दौर आया। विजडम का मतलब है दानिश। मैंने अच्छा ये भी है एक कि मैं दोनों क्लासेस को जो पढ़ा रहा होता हूँ, पिछली क्लास को जो मैंने पढ़ाया है उसमें जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो मैं उनके साथ उनके मुताबिक करता हूँ, आपके साथ मैं आपके मुताबिक करता हूँ। अब ये जो बात मैं अब बताने लगा हूँ ये मैं उनको नहीं बताई थी, आपको बता रहे। वो ये है कि दानिश में और इल्म में क्या फर्क है। एक होता है नॉलेज, एक है इंफॉर्मेशन नॉलेज, एक है विजडम। फर्क क्या है? छोटी सी मिसाल देता हूँ। वो ये है कि एक आप जाविया वाले इशफाक अहमद को जानते होंगे, उन्होंने एक दफा मिसाल दी थी। उन्होंने कहा था एक पढ़ा लिखा MBBS आदमी डॉक्टर बन के अपने गांव में उसका चाचा था, वो चाचा था मोची के पास बैठ
घर वालों ने उसे कहा जा तू चाची से मिला, फलां से मिला, फलां से मिला। रिश्तेदार होते हैं ना मुख्तलिफ, उनसे मिलने के लिए लोग जाते हैं। तो माँ ने मजबूर किया, अच्छा अम्मा चला जाता हूँ। दिल तो नहीं था, चाची के पास गया, चाची को जाके बैठा उसके पास मोची के थड़े पे। तो चाची को कहता है, चाचे को वो कहता है अपना इल्म और रोग झाड़ने के लिए कि ये जो मक्खी बैठी हुई है इसकी 1000 आंखें हैं, और यही वजह है कि आप किसी भी संत से इसकी तरफ हाथ लेके जाएं ये उड़ जाती है, इसलिए कि ये बहुत सारी आईज हैं इसकी हर तरफ हैं और वो देख लेती है, रिफ्लेक्टिव है, ये मुहद्दबत से लगे हुए हैं इसमें। ये थी इंफॉर्मेशन, नॉलेज। चाचा उसे आगे से कहता है कि अच्छा पुत्र ये बात है, इतनी आंखें हैं इसकी। कहने का जी, कहता है बेटा एक बात मैं बताऊं। कहता है जी तुसी भी दस दे। कहता ये चाचा क्या कहता होगा, सारा गरीब सा मिस्कीन सा बंदा है, इसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। चाचे ने उसे कहा कि इतनी 1000 आंखें होने के बावजूद ये जब भी बैठती है गंदगी पे बैठती है, तो उन 1000 आंखों का फायदा। ये थी दानिश, ये विजडम था, वो इंफॉर्मेशन थी, ये विजडम थी। आपको मेरा ख्याल है इसकी इन दोनों बातों की समझ आ गई। आइए तो हैंड रेज करें या मुझे कोई थंब दें, आगे चलें। तो वो ये कहते हैं, अहमद यार को समझ आइए बस। ठीक है, और ओके तो यू गाइस आर लिसनिंग, इट्स ग्रेट, थैंक यू। हमना मुनीर इज जी, we live in a knowledge worker age but operate our organizations in a controlling industrial age model that suppresses the release of human potential. अच्छा चलें, the fact is people have taken this same controlling mindset home, so often it dominates the way we communicate and deal with our spouses and the way we try to manage, motivate and discipline our children. ये बड़े काम की बात है। तो ये है कि एज जो है जमाना विजडम का है, जमाना बदल गया। हम कहते हो ना घर में, अम्मा जी जमाना बदल गया, अबू आजकल दौर और है। ये वही बात है कि जमाना बदल गया है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल कंपनीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डील कर रहे हैं लोगों को इंडस्ट्रियल एज की तरह। अच्छा, इंडस्ट्रियल एज की मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। आपको पता है ना कि पहले इस दुनिया में इंसान जो थे वो ताकत की बुनियाद पे सारा कुछ करते थे। जो जितना ज्यादा ताकतवर होता था, जिसको हम जंगल का कानून कहते हैं, लोग कम्युनिटीज में नहीं रहते थे बल्कि इंडिविजुअल गारों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, गए शिकार किया, एक दूसरे को मारा और वापस आ गए। उसके बाद लोगों ने, जो हमने एजेस की बात की, उसके बाद लोगों ने मुख्तलिफ ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव बसा लिए, उन्होंने देहात बना लिए, उन्होंने कम्युनिटीज बना ली। अब जब कम्युनिटीज बनी है तो कम्युनिटीज की जरूरत होती थी, उसमें एक सरदार होता था, कुछ लोगों को काम करना होता था, और जो इनिशियल नीड्स थी, बुनियादी जरूरियात थी, वो थी आपकी कपड़ा और खाना। उसके लिए वो काश्त करते थे, खेती बाड़ी करते थे, हार्वेस्ट करते थे, और उसके लिए उनके पास मुख्तलिफ तरीके थे। वो बड़ी मेहनत से काश्त करते थे, अनाज उगाते थे, वो अनाज तकसीम करते थे, खाते थे। कुछ लोग और काम करते थे, कुछ शिकार करते थे, कुछ मछलियां पकड़ते थे। इस तरह करके वो मिलजुल के काम करते थे। अच्छा, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एज आई है, उसमें ये हुआ कि उस दौर को अगर आप एट द पीक देखें तो वो फ्यूडलिज्म था। फ्यूडल लॉर्ड्स की हुकूमत थी, जागीरदारों की हुकूमत थी। उनकी जमीनें होती थी, मज़ारे होते थे, उनके गांव होते थे, गांव के सारे लोग उनके गुलाम होते थे। वो उनके लिए काम करते थे और वो उनको खाना पीना मुहैया करते थे, उनका ख्याल रखते थे, और उनके साथ जुल्म भी करते थे ऑब्वियसली। उसके बाद इंडस्ट्रियल एज जब आया, तो इसकी मिसाल आपको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली कंपनी है जिसने, वो कंपनी थी एक्चुअली, वो ट्रेड करते थे, और ट्रेड से ही उन्होंने
बिल्डअप किया अपने आप को। फ्रांस के बाद बर्तानिया ने बिल्डअप किया खुद को। पहले फ्रांस आगे था, फ्रांस को शिकस्त दी, पुर्तगालियों को, फ्रांसीसियों को। उसके बाद ये ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश जब आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इवन इतनी बड़ी कंपनी बन गई वो कि उसने पूरे बरसगीर पे हुकूमत की। आपको पता है ना ये बात कि बरसगीर पे हुकूमत करने वाली कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी। और इवन अभी तक आपने देखा होगा मुख्तलिफ शहरों में कंपनी बाग होते हैं। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कंपनी बाग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कंपनी बाग जा रहे हैं, कंपनी बाग। कंपनी बाग है क्या? कभी सोचा? हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में एक कंपनी बाग होता है। मतलब मेरा शहर, वहां पे एक कंपनी बाग था, गुजरात में एक कंपनी बाग, उनको अब चेंज करके इन्होंने जिना पार्क कर दिया, जिना पार्क का नाम दे दिया। तो वो कंपनी की हुकूमत थी। एक्चुअली हम पे कोई मुल्क हुकूमत नहीं कर रहा था, हम पे एक इंडस्ट्री हुकूमत कर रही थी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट हुकूमत कर रहा था। और वो सिर्फ हम पे नहीं, पूरी दुनिया पे कर रहा था। ये थी इंडस्ट्रियल एज। वो करते क्या थे? वो लोगों को दबा के रखते थे, लोगों को एज अ मशीन डील करते थे। वो ये समझते थे कि ये लोग जो ऐसे ही हैं जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी होती। अभी तक कंपनियां को भेड़, बकरी समझ के डील कर रही हैं, लेकिन अब इंडस्ट्रियल एज है नहीं, अब है एज ऑफ विजडम। अब एरा विजडम का है, लोग उस तरह डील करें। ऐसी फैमिलीज में भी अब जमहूरियत का दौर है, डेमोक्रेसी है, आपकी राय की आजादी है। इवन अब ऐसे होता है कि जो बच्चे हैं वो बाप से ज्यादा समझदार होते हैं। आपका हो सकता है, आपका, आप में से किसी का या आपके किसी चाचू, ताए, कजन का 9 साल का बच्चा या 9 साल की बच्ची आपसे ज्यादा समझदार हो। और बल्कि मोस्टली इस तरह होता है कि बच्चे, आपको लगता है ये तो हमसे ज्यादा आगे के हैं, ये कहाँ के हैं। तो लेकिन अगर आप उनको, उनके ऊपर डोमिनेंसी बरकरार रखें, आप कहें कि नहीं भाई वही करना है जो मैं कह रहा हूँ और तुम्हारे मशवरे की, तुम्हारी बात की कोई अहमियत नहीं, तो ऑब्वियसली आपका वो निजाम नहीं चल पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। आगे चलें जी। भी बस कर दें। अच्छा, the mindset of the industrial age, the problem. Managers today are still applying the industrial age control model to knowledge workers. Reason: many in positions of authority do not see the true worth and potential of their people. They manage people as they do things. वो चीजों की तरह लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं, वो बंदे को बंदा नहीं समझ रहे होते, बंदे को बंदा समझ के डील नहीं कर रहे होते। ये कंपनी मैनेजर्स का, कंपनी बॉसेस का प्रॉब्लम है। इवन बाज़ फैमिलियों में जो हमारे बड़े हैं, फादर्स हैं, या हमारा जो फैमिली हेड है, उसका भी यही प्रॉब्लम है कि वो चीज़ों को, बच्चों को चीज़ें समझ के मैनेज कर रहा होता है कि अच्छा ये गुड्डा है, ये गुड्डी है, इसको उठा के इधर कर दो, उसको उठा के इधर कर दो, उसके साथ यूँ डीलिंग करो, इसके साथ यूँ डीलिंग करो, अच्छा उसको कर दो, यूँ कर दो, वो कर दो। तो वो उनको पसंद नहीं समझ रहा होता, उनकी ज़रूरियात को, उनके एहसासात को नहीं समझ रहा होता। क्योंकि ये 8 हैबिट जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे डील कर रही है, इसलिए इसमें ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस की बातें आ रही हैं, लेकिन मैं उसको आपको साथ साथ को रिलेट कर रहा हूँ फैमिली के साथ, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के साथ। आगे चलें। तो आगे ये कहते हैं जी, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्रीट पीपल लाइक थिंग्स टुडे। कहते हैं इट इंसल्ट्स एंड एलिमिनेट्स देम, डीपर्सनलाइज वर्क एंड क्रिएट्स लो ट्रस्ट और लिटिगस कल्चर, यानी ये बुरे कल्चर को और पस्त कल्चर को, पस्त तहजीब को प्रमोट करता है। They stop believing that leadership gap became a choice. Most people think of leadership as a position and therefore don't see themselves as a leader. What happens when you treat your teenage children like things? It too insults and alienates, depersonalize precious family relationship and create low trust, connection and rebellion. होता ये है कि जब आप इस तरह की हरकत करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, तो कंपनी का मोरल डाउन होता है, वर्कर काम नहीं कर रहे होते। मसलन मैं, आप स्टूडेंट्स हैं, मैं आज आपको फोर्स करना शुरू कर दूं कि ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, वो भी करो, सारे कैमरे ऑन करो, सारे हाजिर रहो, यूं करो, वो करो, मुझसे बोलो, जब मैं सवाल करूं मुझे जवाब दो, आप क्यों कैमरा ऑफ कर रहे हो, आप क्यों इधर उधर जा रहे हो। तो आपको मैं इजी ना करूं तो आप 2 ही दिन में आप क्लास से तंग पड़ जाओगे, आपको कि ये क्या है।
तो अगर मैं आपको एज अ ह्यूमन डील करूं कि भाई आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे फेलोज हैं, हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, आप मेरे उस्ताद हैं, मैंने आपसे सीखना है, आपने मुझसे सीखना है, हम मिलजुल की चीजों को देखते हैं, हम सीखते हैं। आप पे कोई प्रेशर या बर्डन नहीं है हाजिरी का, आपके ऊपर कोई मिड टर्म का बर्डन नहीं है, आपके ऊपर क्विज का बर्डन नहीं है। आपने ये एक्टिविटीज अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए करनी है, not for the sake of paper, not for the sake of examination. You should do these things for your own sake, for the sake of leadership abilities to be born. मतलब आपने उनको पैदा करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, अपनी एज अ लीडर खुद को पैदाइश के लिए, अपनी पैदाइश के लिए ये सारा कुछ करना है, तो ये बहुत बेहतर होगा बजाय इसके कि मैं आपको उस तरह लेके चलूं। ऑर्गेनाइजेशंस में भी और फैमिलीज में भी प्रॉब्लम यही है। ये मैक्स एंड मैक्स एक मूवी है, उसको ये सजेस्ट करता है कि आप देखें, आप जरूर देखें ये मूवीज, जहाँ भी सजेस्ट करें आप देखें। मैं आपको वैसे भी कुछ मूवीज सजेस्ट करूंगा, वैसे भी आप मूवीज देखते रहते हैं। कहते हैं द पावर ऑफ अ पैराडाइम, इफ यू वांट टू मेक माइनर इंप्रूवमेंट्स वर्क ऑन बिहेवियर एंड एटीट्यूड, इफ यू वांट टू मेक क्वांटम इंप्रूवमेंट्स वर्क ऑन पैराडाइम्स। पैराडाइम्स क्या होती हैं, कोई बता सकता है मुझे? A paradigm is like a mental model, an assumption or a map. कहते हैं अगर आपने माइनर इंप्रूवमेंट्स करनी है ना, छोटी छोटी टीनी टाइनी लिटिल थिंग्स को आपने इंप्रूव करना है, तो वर्क ऑन बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स, रवैयों पे आप काम करें, आप एटीट्यूड पे काम करें। एंड इफ यू वांट टू मेक क्वांटम इंप्रूवमेंट्स, आपने क्वांटम लेवल पे इंप्रूव करना है चीजों को, तो आप वर्क करें पैराडाइम्स पे। Paradigms are models, paradigms are maps. Yani you need to work in a specific managed way. मैप बना के आप, टेबल बना के आप चीजों को उस तरह लेके अगर आप काम करेंगे तो क्वांटम लेवल पे इंप्रूवमेंट होगी, बड़े पैमाने। पैराडाइम शिफ्ट क्या है जी? पैराडाइम शिफ्ट होता है एक तब्दीली जो आई है, आनी चाहिए इस पढ़ने के बाद, 7 हैबिट्स के बाद और 8 के बाद। वो ये है कि द वर्ल्ड इज फ्लैट। पहले ये नजरिया था कि वर्ल्ड जो है वो फ्लैट है, स्पॉट है। द वर्ल्ड इज राउंड, दुनिया गोल है। थिंग्स आर कमिंग बैक टू अस, लाइक तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। कुरान कहता है कि ये दिन है जिन्हें हम लोगों के दरमियान घुमाते फिराते रहते हैं। देयर इज अ राउंड थिंग, सर्कल थिंग्स, तो यू कैन मूव। ऑल पीपल आर इन सर्कल। अब सर्कल है, आप सर्कल में यहाँ खड़े हैं, तो यू कैन मूव एंड यू कैन गो देयर। आप यहाँ जा सकते हैं, यू कैन गो देयर। आप बॉटम में, आप अपर लेवल पे, आप राइट लेवल पे, आप लेफ्ट लेवल पे जा सकते हैं। सो you people are in circle, all people are in circle, we are all in circle, so we can improve ourselves in a circle, in a round circle. दुनिया गोल है। आप अमीर तरीन इंसान बन सकते हैं, आप अमीर तरीन इंसान गरीब तरीन हो सकता है, with passion, with commitment, with struggle. The earth is the center of the solar system, the sun is the center of the solar system. पहले ये नजरिया था कि ये दुनिया जो है, इस पूरे निज़ाम शमसी का मरकजी नुक्ता ये है। अब ये नजरिया कि नहीं जी, सूरज है, सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, और सूरज के गिर्द सारे सितारे घूमने हैं। बट द थिंग इज दिस, दैट यू पीपल आर द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स। द होल क्रिएशन इज बीइंग क्रिएटेड फॉर यू। ये सारी कायनात आप लोगों के लिए तख्लीक की गई। सो यू आर द लीडर्स ऑफ यूनिवर्स। Not only you are not only the leader of your own world, your own family, your own earth, but you people are the leader of whole universe, whole creation. Bloodletting germ theory, अब पहले bloodletting थे, वो क्लॉटिस थे, अब germ theory आ गई। People as things, पहले लोगों को चीजें समझा जाता था, गुलाम बनाया जाता था, लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाता था जो गैर इंसानी होता था, जो आप मशीन के साथ, चीज के साथ करती। और अब लोगों को होल पर्सन के तौर पे लेना चाहिए कि वो एक
वो पूरी की पूरी एक शख्सियत है, उसके अंदर पूरी की पूरी एक दुनिया है, उसकी कायनात है, उसके इमोशंस हैं, उसके एहसास हैं। लीडरशिप इज अ पोजीशन। पहले ये समझा जाता था कि ये जो लीडरशिप है ना, ये एक ओहदा है, इट इज अ डेजिग्नेशन, और लीडरशिप इज अ चॉइस। अब ये है कि लीडरशिप पोजीशन नहीं है, चॉइस है। यू कैन चूज योरसेल्फ एज अ लीडर। आप इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकते हैं, शाहिद अफरीदी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। ये नहीं है कि भाई एक जो बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वही आएगा, उसी को बिठाया जाएगा, उसी को चुन के रखा जाएगा तो वो लीडर बनेगा। सो क्विक फिक्स, सिक्वेंशियल प्रोसेस। पहले था क्विक फिक्स, अब चीजों को एकदम ठीक कर दो। अब क्या है, इनसाइड आउट, सिक्वेंशियल प्रोसेस है। आपने बतदरीज प्रोसेस करना है, इर्तिका की तरफ जाना है। ये चीजें हैं कुछ जो शायद इनमें से मैं आपको वैसे अब आपको समझा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इस स्पेसिफिक इस किताब के सिनेरियो में आपको शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन ये समझ आ जाएंगी जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। आप खुद इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगी।